ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष चर्चा हमारी विरासत हमारा गौरव। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लोकार्पित कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ के बाद ये दूसरा मंदिर है जिसका पुनरुद्धार किया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की विरासत को भी इसी तरह से सहेजा जा रहा है। धर्म क्षेत्रों के इन कॉरिडोर के विकास का क्या महत्व है, इसका क्या लक्ष्य है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है हमारी विरासत हमारा गौरव, आज जो उन्होंने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, क्या ये कॉरिडोर भी इसी योजना का हिस्सा है? हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का ही ये शासन है जिसमें और जो हमारा हेरिटेज है जिसको हम विरासत कहते हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारे सारे शास्त्रों में और अब तो वैज्ञानिक रूप से भी और नृतत्व के हिसाब से भी, एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से भी और खुदाई से भी ये साबित हो रहा है। ये जो भारत नाम का राष्ट्र है ये लगभग 7,000 से 10,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति का राष्ट्र है। तो इसकी लंबी विरासत है और वो विरासत आक्रांताओं के समय, आक्रमणकारियों के समय वो नष्ट हो गई थी और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इस विरासत का पुनर्जीवन हो रहा है और अपने इस विरासत को, धरोहर को, आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, उन्होंने अपनी विरासत को बड़ा सहेज के रखा। यहाँ तक कि जो अंग्रेज शासन करके गए हम पर, उन्होंने भी छोटी छोटी विरासतों को भी सहेज करके रखा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में पहली बार इस देश में 74 साल बाद आजादी के हो रहा है कि हम अपनी विरासत को सहेज रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और उसी योजना के तहत जो हमारी विरासत है ये हमारा गौरव है और एक डेवलपमेंट के साथ इसको चलाना है। सिर्फ विकास नहीं करना है बल्कि विकास के साथ हमारी विरासत को चलाना है। ये जो आपने कहा कि हमें अपनी विरासत को भी संजोना है और विकास के साथ भी जुड़ना है, इसको थोड़ा और हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये होगा सब? अगर हम देखें तो जो अभी काम हो रहा है हमारे देश में, जब हम प्रातः स्मरण बोलते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। पुराने पीढ़ी के सब लोग बोलते हैं। भारत में ये श्लोक सब लोगों को याद है जिनके लिए ये भारत उनकी मातृभूमि है। अब इन सब नगरों को अगर आप देखें, अयोध्या को देखें, मथुरा को देखें, माया काशी कांची अवंतिका यानी उज्जैनी, पुरी को देखें, द्वारावती को देखें, तो इन सब में कुछ न कुछ हो रहा है। और जो विकास का काम मोदी सरकार देश में कर रही है, सड़कें बना रही है, जल मार्ग बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, राजमार्ग बना रही है, उन सब के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। आप काशी में ही जो बदलाव हुआ है और बाबा विश्वनाथ का जो बड़ा परिसर बनाया गया है वो रोड रेल लिंक से जुड़ा हुआ है, वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो उस नगरी का डेवलपमेंट कैसे हो, न केवल धर्म बल्कि उसका विकास भी हो ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को भी उनकी भी समृद्धि आ सके। हमारी विरासत की यही खूबी रही है। ये आपने अच्छा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया, उसने वाराणसी की छवि एकदम से बदल कर रख दी है। महाकाल कॉरिडोर से भी ऐसी ही उम्मीद की जानी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कहते हैं कि नए भारत में अपनी संस्कृति का हमको गर्व भी है, अपने देश का जो राष्ट्र का सामर्थ्य है उस पर भी हमको भरोसा है। तो नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है और ये उसका सबसे बड़ा प्रतीक काशी और अयोध्या है, जहाँ पर अयोध्या में मंदिर बन रहा है। लेकिन उसके साथ अयोध्या का जो उत्तर प्रदेश सरकार विकास कर रही है उसको भी आप देखिए कि किस तरह का विकास हो रहा है। दुनिया के नक्शे पर पर्यटन के स्थलों के रूप में अगर हम ये सप्त नगरियों की ही बात करें तो ये सप्त नगरियां ही पर्यटन के नक्शे पर आ सकती हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार ने केदारनाथ परिसर से जुड़े सारे स्थलों का पुनर्निर्माण किया। बाबा विश्वनाथ धाम का भी भव्य निर्माण शुरू है। अयोध्या में तो राम मंदिर बन ही रहा है। सोमनाथ मंदिर परिसर जो अनेकों बार विध्वंसकारियों ने, आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उसका भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। शक्तिपीठ अंबाजी का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। तीर्थ यात्रियों के लिए उनमें रुकने का स्थान बन रहा है, सुविधाओं का विकास हो रहा है। पावागढ़ में जो काली माता का मंदिर है उसमें भी, बाबा बैद्यनाथ धाम का भी विकास हो रहा है। संत तुकाराम के देहू में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। देश भर से हजारों की संख्या में लोग पैदल जाते हैं और विठोबा के दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं।
उस देहू पुणे के पास जो स्थल है उसका भी लोकार्पण जगत गुरु संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का लोकार्पण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम अगर उज्जैनी को ही देखें तो नक्शा पूरा बदल गया है। जो चित्र इस समय उभर रहा है उज्जैनी का, वो एक विशाल और धर्म नगरी के रूप में ही नहीं उभर रहा है बल्कि एक विशाल नगरी के रूप में उभर रहा है, जो कि पहले वो रही है। शासकों ने उज्जैनी का, अवंतिका का विकास भी पहले ऐसे ही किया है। हम कह सकते हैं कि नया भारत जो है उसके पांव अपनी परंपरा पर हैं, विरासत पर उसे गर्व है, विकास पर उसकी अपनी गहरी निगाह है। तीर्थ यात्राओं के जरिए हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन की लंबी और गहरी परंपरा रही है और इसके लिए कभी किसी ने कोई उत्प्रेरित नहीं किया और अपने आप होता रहा है। ये जो बदलाव आ रहा है, नए दौर का बदलाव है जिसमें ये कॉरिडोर बन रहे हैं और आपने तो बहुत सारे मंदिरों के बारे में जानकारी ही दे दी श्रोताओं को। इन सबसे जो नए भारत में बदलाव दिखेगा खासतौर पर धार्मिक पर्यटन के लिहाज से या बाकी पर्यटन के लिहाज से, वो आपकी नजर में किस तरह से होगा? ये धार्मिक पर्यटन के लिहाज से तो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, लोग चार धाम की यात्रा करने जाते थे जिन दिनों में, सदियों से ये परंपरा है। मैंने कहा ना कि 7 से 10,000 साल की हमारी सभ्यता और संस्कृति है। उस दौर से लोग कुंभ में आया करते थे। तो धुर दक्षिण के कन्याकुमारी से भी आगे से लेकर जिसको ब्रह्मदेश हम कहते हैं, वहां से भी लोग कुंभ में आया करते थे और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हिमालय पर जाया करते थे। सोचिए उन दिनों की यात्रा की कठिनाइयों का, लोग जो अंतिम क्रिया है वो करके कभी भी जाया करते थे चार धाम की यात्राओं पर। अब इतनी सुविधाएं हो रही हैं कि लोग जो धार्मिक उनकी आस्था है, जो उनका विश्वास है, उसके लिए वो सुविधा संपन्न मार्गों से, साधनों से वहां पहुंच सकते हैं, जिसको हम धार्मिक पर्यटन है। ये सिर्फ धार्मिक पर्यटन नहीं है, ये धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये धार्मिक पर्यटन जरूर है। विदेशों से अनेक लोग आ रहे हैं। काशी में तो पहले से ही परंपरा रही है कि विदेशों से हजारों की संख्या में लोग आते रहे। उज्जैनी में भी, उज्जैनी क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष का बड़ा केंद्र है, कर्क रेखा वहां से गुजरती है। दुनिया की सबसे सटीक वेधशाला अगर है तो वो उज्जैनी में है। तो इन सब स्थानों पर, अयोध्या में भी विदेशी यात्री आते रहे हैं। तो दुनिया भर से लोग इन स्थानों पर जाएं, हमारे देश के लोगों को वहां जाने की सुविधा हो। जैसे मैंने इंग्लैंड का जिक्र किया था, अगर आप लंदन ही जाएं तो आप पाएंगे कि वहां पर उनके जो महापुरुष रहे, लेखक रहे, अब वहां पर कभी वो जिन घरों में रहते थे वहां बड़े भवन बन गए, लेकिन वहां नीचे एक उनके नाम की प्लेट लगी है कि यहाँ पर शेक्सपियर रहते थे, यहाँ पर वो कवि रहते थे। तो ये अपनी विरासत के साथ डेवलपमेंट को जोड़ने का सबसे सटीक उदाहरण है। भारत में उसी को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। पहले भी ये होता था। और सिर्फ धार्मिक पर्यटन की ही बात नहीं है। अगर हम देखें तो योग को मोदी सरकार ने दुनिया भर में, और इसको संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया। दुनिया भर के अनेक देशों में आज योग होता है। और भारत की जो जीवन शैली है, आयुर्वेद है, कोरोना पीरियड में हमने देखा कि भारतीय जीवन शैली को अपनाया गया। विरासत में सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं है। अभी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है और उन जननायकों, उन क्रांति के वीरों को याद किया जा रहा है जो गांव-गांव, शहर-शहर में भी, जिनको आज तक किसी ने याद नहीं किया। हर राज्य उनको याद करके गौरवान्वित हो रहा है। छत्तीसगढ़ को देखें आप, मध्य प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, तो सब जगह पर लोग जो हैं वो अपने क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, उनकी प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं, सरकारें उनको मदद कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार ने एक अति उत्तम प्रयास शुरू किया है। उपासना जी, जिसे हम आधुनिक आर्थिकी कर सकते हैं, आधुनिक विकास का ढांचा कर सकते हैं या आधुनिक व्यवस्था कर सकते हैं, आपने अच्छा याद दिलाया कि धार्मिक पर्यटन सिर्फ धार्मिक पर्यटन ही नहीं था, बल्कि उससे पूरा सामाजिक और आर्थिक सरोकार जुड़ा हुआ था। और पिछली जो मंदी आई थी 2008-9 वाली, उसमें कुछ वैश्विक संस्थाओं ने स्वीकार किया था कि भारत पर बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उसके यहाँ जो संयुक्त परिवारों की परंपरा और उसकी सांस्कृतिक विरासत है, मेले, धार्मिक पर्यटन होते रहते हैं। मुझे लगता है कि इसको पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इसके लिए क्या नरेंद्र मोदी जी ही सिर्फ एकमात्र जिम्मेदार माने जाएंगे या ऐसी दृष्टि पहले क्यों नहीं रही? ये दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 72-73 साल तक इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि हम अपनी विरासत के जरिए हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन कोरोना के काल में प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने जो उपाय किए उसमें हमको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ की जो चिकित्सा पद्धति है, हमारे यहाँ का रहन सहन है, हमारे यहाँ का खान पान है, इसने हमारे यहाँ बड़ी भविष्यवाणियां की जा रही थी कि भारत इतनी आबादी वाला देश है, इतने लोगों की मृत्यु हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सामान्य कोरोना का प्रकोप था वो सामान्य ही माना जाए। 5 लाख से अधिक लोग ब्रिटेन में मर गए, लेकिन भारत अपने लोगों को बचाने में सक्षम रहा, उनको स्वस्थ
स्वस्थ जीवन देने में अस्पतालों से लोग घर आ गए, जिनके यहाँ मृत्यु हुई वो दुखद बात है। लेकिन बीमारी जिस प्रकोप जिस तेजी से आई थी, उसी तेजी से हमारे यहाँ की जीवन पद्धति, हमारे यहाँ की चिकित्सा पद्धति के कारण गई। तो मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ये बात शुरू हुई है। जैसे मैंने कहा कि 75वीं आजादी की हमारी जो वर्षगांठ है, जिसको देश भर में हम मना रहे हैं, क्रांति वीरों को हम याद कर रहे हैं, तो वैसे ही मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा है, भगवान मानता है झारखंड का आदिवासी, नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का भी आदिवासी, उनकी जो जयंती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। 10 स्थानों पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इस बात को देखिए, आदिवासियों में इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो लड़ते रहे हैं, उनको कभी किसी ने याद नहीं किया। विभिन्न पार्टियों की सरकारें विभिन्न राज्यों में हैं, उनको याद कर रही है। बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन के 5 स्थल पहले ही मोदी सरकार और विकसित कर चुकी है और विकसित कर रही है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के पास लगाई गई है। सारे देश के लिए गौरव की बात है और उसको पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी और लाल किले में संग्रहालय का निर्माण कर रहे हैं। ये सब चीजें पहले हो सकती थी और पहले इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। देश में कुछ ही लोग जो है वो स्वतंत्रता के आइकॉन के रूप में प्रचारित और प्रचलित किए गए। देश की आजादी के लिए सैकड़ों साल से लड़ने वाले लोग थे, उनको भुला दिया गया और मुझे लगता है कि कई बार तो पर्पसफुली भुला दिया गया और कुछ ही लोगों को प्रचारित और प्रसिद्धि दी गई। अब मोदी सरकार ने उन सबको याद करना शुरू किया जो हमारे पुरखे रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ने का काम किया, विजय प्राप्त की या हार हुई उनकी, लेकिन वो हमारे लिए लड़े, इस देश के लिए लड़े, इसकी आजादी के लिए लड़े, अपनी संस्कृति के लिए लड़े, अपनी जातीय अस्मिता के लिए लड़े और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए लड़े। तो वो जो जातीय अस्मिता है और वो जो राष्ट्रीय अस्मिता है, उसके पुनर्जागरण का ये काल है, जिसको मोदी सरकार ने डेवलपमेंट के साथ जोड़ा हुआ है। एक तरफ अगर वंदे भारत गाड़ियां चलती हैं, बुलेट ट्रेन चलने की बात होती है, तो दूसरी तरफ ये भी हो रहा है। ये एक तरफा विकास नहीं है, ये संपूर्ण, सर्वांगीण और सबको समाहित करने वाला विकास। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे यहाँ के जो मंदिर रहे हैं, समृद्ध विरासत के प्रतीक ही नहीं रहे बल्कि कलाओं के भी केंद्र रहे हैं। और जो धार्मिक पर्यटन के जरिए कई बार हमारी लोक कलाओं को नई पहचान और नया बाजार भी मिलता रहा है। मुझे ऐसा लगता है, और शायद आप भी सहमत ही होंगे, कि ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, जो चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा हो, चाहे राम मंदिर हो, जो स्थानीय लोक कलाएं हैं उनको भी एक नई पहचान और नया बाजार मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से स्थानीय लोक कलाएं, संगीत है। देखिए, हमारे मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं रहे, वो विद्या अध्ययन के स्थल रहे, कलाओं को विकास करने के स्थल रहे हैं। उज्जैनी को माना जाता है कि ये पृथ्वी के बीच का स्थल है और यहाँ पर इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है, उज्जैनी में किसी काल में चरम पर हुआ करता था। उज्जैनी की दूसरी कलाएं चरम पर हुआ करती थी, तो उन सबका भी पुनर्जीवन होता है और कई राज्यों में भी हो रहा है। माने अगर मोदी सरकार की योजनाओं को देखें कि वोकल फॉर लोकल, अगर आप वोकल को लोकल से जोड़ें तो आप पाएंगे कि उज्जैन की जो खास चीजें हैं उनको विकास का बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। हर राज्य में ऐसा हो रहा है। धार्मिक पर्यटन के साथ कलाएं, ज्ञान, विज्ञान, वहाँ की विधाएं और वहाँ का जो विशिष्ट कुछ है वो फिर से दुनिया के सामने आएगा और इसमें पूरी मानवता का, मनुष्य समुदाय का, पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो सांस्कृतिक और आर्थिक विकास होगा। जैसे रेलवे ने भी किया है, हर स्टेशन का अपना एक यूनिक जो वहाँ का उत्पाद है वो प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला का एक उत्पाद, हर जिले का अपना उत्पाद जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो धार्मिक पर्यटन स्थल ही नहीं है, मंदिर जो कॉरिडोर बन रहे हैं, वो एक तरह से नई आर्थिकी को भी एक गति देंगे, भारत की नई छवि बनाएंगे और विश्व गुरु जो भारत रहा है अतीत में, फिर से उस विश्व गुरु की पदवी पर वैश्विक समुदाय के सामने स्थापित करने में कॉरिडोर भी अपना योगदान देंगे। धन्यवाद जगदीश उपासने जी, आपने हमारी विरासत हमारा गौरव योजना पर बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा हमारी विरासत हमारा गौरव। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।